दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, इसे हम किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके कौन कौन से तरीके हैं। इन सभी टॉपिक को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट होगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पेडिग्री क्या है। तो पेडिग्री का मतलब होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि किसी भी चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में दिखाना। तो इस तरह से जो पेडिग्री एनालिसिस है ये एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फैमिली हिस्ट्री का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये कोई मदर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक उसकी लड़की है और उसका एक लड़का है। अब उस लड़की के 2 बच्चे हैं। तो इस तरह से जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह से जो दर्शाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो अब बात आती है कि पेडिग्री एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम फैमिली के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अब फैमिली हिस्ट्री के बारे में क्यों जानेंगे, ये जानेंगे कि उसमें किस तरह के डिज़ीज़ जो है इनहेरिटेड है, यानी कि रोगों की वंशावली क्या है, या फिर हमें कुछ और भी गुणों के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो इसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर। तो किसी भी फैमिली के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर हमें उसका स्टडी भी करना है तो वो भी किस में आएगा, पेडिग्री एनालिसिस में आएगा। तो इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ करके किसी के फैमिली ट्री के बारे में पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं कि कौन कौन जेनेटिकल डिजीज़ से अफेक्टेड है, या फिर ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी जेनेटिकल डिजीज़ कैसे आया है। तो यहाँ पर आप एक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में हर एक चीज़ का मतलब है, चाहे वो ऐसे लाइन हो, चाहे वो गोल हो या चौकोर हो। ठीक है, हर एक चीज़ का मतलब है। या फिर आप देख सकते हैं कोई कोई बॉक्स भरा हुआ है, कलरफुल है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बराबर सिंबल है। तो इसका मतलब है, अब इसका क्या मतलब है, इन सबों के बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि मोस्ट कॉमन जो सिंबल है पेडिग्री एनालिसिस में ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो अगर राउंडेड है और खाली है तो वो नॉर्मल फीमेल है, यानी कि जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। और यदि बॉक्स के रूप में है तो वो रिप्रेजेंट करता है मेल को। और खाली है तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल है। अब यदि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो जो सेक्स है वो पता नहीं है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। हाँ, लेकिन वो खाली है इसलिए वो नॉर्मल है। अब यदि राउंडेड है और भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें डिजीज़ है, यानी कि उसमें कुछ कमियां हैं। तो इसको हम बोलेंगे फीमेल विथ फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट। और इस यदि स्क्वायर में है और भरा हुआ है तो सेम वैसे ही कि ये ऐसा मेल होगा जिसमें कि डिजीज़ है, यानी कि मेल विथ फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट। और यदि इस तरह से है तो सेक्स तो अननोन है। हाँ, और इसमें भी रोग है। अब यदि कुछ ऐसा है कि हाफ उसका भरा हुआ है और हाफ खाली है, यानी कि कुछ इस तरह का कंडीशन है, तो इस तरह के जो फीमेल होंगे उसको हम बोलेंगे फीमेल हेट्रोजाइगस। ठीक, क्योंकि राउंडेड है तो फीमेल ही होगा। और हेट्रोजाइगस के लिए हम सभी जानते हैं, जैसे मान लो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हाफ है तो इसलिए कैपिटल ए और स्मॉल ए लिए। और दूसरी चीज़ ये है, ये रिसेसिव एलील है, यानी कि इसमें जो रिसेसिव एलील है वो छुपा हुआ है, यानी रिसेसिव एलील जो है उसके गुण जो है वो छुपे हुए हैं। उसी तरह अगर स्क्वायर में हाफ भरा हुआ है हाफ नहीं भरा हुआ है तो ये मेल हेट्रोजाइगस है, और किसके लिए है, रिसेसिव एलील के लिए है। और यदि कुछ इस तरह से ब्लैक कलर या फिर हम कह सकते हैं डॉट है, ठीक है, राउंडेड नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्ट है, यानी कि बच्चा जो है वो एबॉर्ट हो चुका है। अब यदि राउंडेड है और उसके ऊपर क्रॉस है, या फिर राउंडेड है उसके ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब कि वो जो है उसमें डिजीज़ है। अब इसके बाद अगला क्या है, अगर कुछ इस तरह से राउंड है, ठीक, और स्क्वायर है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि राउंड और स्क्वायर, और सिंगल टाइम लाइन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे से मेटिंग कर रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल
सेक्सुअली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब यदि ऐसा हो कि इन दोनों के बीच डबल लाइन हो जाए, तो डबल लाइन होने का मतलब ये है कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, यानी कि इसमें क्या होगा कि रिलेटिव के बीच ही शादी हो जाए। जैसे कि बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, लड़की है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच ऐसे शादी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। अब कुछ इस तरह से अगर हम देखेंगे कि रोमन नंबर में रिप्रेजेंट है फर्स्ट या सेकंड, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का मतलब कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। सेकंड का मतलब क्या है कि ये सेकंड जनरेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन है, इनके बीच मेटिंग हुआ तो ये जो बने ये सेकंड जनरेशन है। जैसे आपने सुना होगा कि उसकी पहली पीढ़ी है, उसकी दूसरी पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी के लिए रोमन नंबर फर्स्ट और दूसरी पीढ़ी के लिए रोमन नंबर सेकंड। तो पहली पीढ़ी में जब मेटिंग हुआ तो यहाँ पर जो आप पहला देख रहे हैं ये फर्स्ट बॉर्न है, यानी कि ये पहली संतान है, और जो ये लास्ट वाला है वो लास्ट बॉर्न है, यानी कि अंतिम उसकी संतान है। और ये सभी क्या है? सिबलिंग है, यानी कि भाई बहन है। तो सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। अब इसके बाद लिखा है पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक। ऑफस्प्रिंग डिपेंडेंट इन ऑर्डर टू बर्थ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो उन पेरेंट्स के बच्चे हो रहे हैं उनका एक ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे कि पहली संतान उसकी लड़की हुई, क्योंकि गोल बना हुआ है तो लड़की। दूसरी संतान भी लड़की हुई। तीसरी संतान यहाँ पर स्क्वायर में दिखाया गया, यानी कि लड़का है। चौथा जो राउंडेड दिखाया गया, यानी कि लड़की है। तो जिस क्रम में उसके बच्चे हो रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, वो एक आपको क्रम में दिखाया गया है। तो इस तरह से ये एक सीरीज़ है जिसमें जो पहले हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है वन एग मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है कि या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि ये फीमेल ही हो, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इसलिए फीमेल है। अगर ऐसे स्क्वायर की तरह दिखाया गया होता तो वे मेल होते। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि या तो दोनों मेल हो सकते हैं या फिर दोनों फीमेल। अगर वही हो टू एग, यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो इस केस में होगा क्या कि एक मेल होगा और एक फीमेल। तो डाइजाइगोटिक में एक मेल और एक फीमेल होता है। लेकिन याद रखिएगा ये ट्विंस के बारे में है। कुछ इस तरह से अगर दिया है तो वो ट्विंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है पेडिग्री को, ठीक। तो जैसे बहुत सारे इनहेरिटेड डिजीज़ है, जैसे कि हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, या फिर आज के दौर में शुगर है। शुगर भी बहुत तेज़ी से इनहेरिटेबल हो गया है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई ये आपके किसी पीढ़ी में है या फिर नहीं है, या फिर नया नया हुआ है। तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू इन्हीं चीज़ों को पता लगाया जाता है, इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच मेटिंग हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्शन हुआ। अब जब रिप्रोडक्शन हुआ तो जो फर्स्ट बॉर्न है वो लड़की है, क्योंकि राउंडेड बना हुआ है, ठीक। सेकंड बॉर्न जो है वो लड़का है, और जो फोर्थ है जो कि फीमेल है वो भरा हुआ है। तो इसका मतलब वो अफेक्टेड है, उसके अंदर रोग है। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर दिया हुआ है राउंडेड और वो भरा हुआ है तो मतलब वो अफेक्टेड है, उसके अंदर रोग है। तो यहाँ पे चारों देख रहे हैं ये क्या है? सिबलिंग है, यानी कि भाई बहन है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है बेसिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस का बेसिक पैटर्न है क्या। तो इस टॉपिक को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कुछ अलग है, ठीक। अभी तक तो हमने पेडिग्री एनालिसिस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में जान लिए। अब जो बेसिक पैटर्न है इनहेरिटेंस का उसे हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि कोई डाउट है और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। तो दोस्तों मिलते हैं सेकंड पार्ट में सेकंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।